नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर सक्सेस मित्र के इस मंच पर। 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1857 का विद्रोह जो हम पढ़ रहे थे उसका भाग एक हम देख चुके हैं। भाग एक में हमने देखा कि 1857 के विद्रोह के दौरान पहली चीज कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। फिर अगर बात करें तो गवर्नर जनरल कौन थे, पामस्टन प्रधानमंत्री थे, गवर्नर जनरल कैनिंग थे। इसके बाद प्रधान सेनापति चीफ कमांडर की बात करें तो उस समय जॉर्ज एनिसन आपको देखने को मिलते हैं। आगे की बात अगर देखें तो आगे 1857 के विद्रोह के दौरान क्या क्या कारण रहे, तो कारण में मैंने आपको बताया रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, और एक प्रकार से मैंने आपसे चर्चा करी थी रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त की। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेकर चल रहा हूं पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में जो हमारा सफर है वो सफर है कि विद्रोह कहां कहां हो रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले चलते हैं। 1857 का जो विद्रोह है, इस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण ये थोड़ा रह गया था, वो मैं बता देता हूं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, अगर कहें तो मैं इसकी बैकग्राउंड को चेंज भी कर देता हूं, मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। बोले ये क्या कहानी थी, देखिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ सैनिक छावनियां थी। जैसे दमदम, जैसे बहरामपुर, जैसे बैरकपुर, इन सैनिक छावनियों में सैनिक रहा करते थे। इसके अलावा कानपुर केंद्र था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कानपुर के अलावा दिल्ली भी एक प्रकार से केंद्र के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब चर्बी वाले कारतूसों की अगर बात करें तो वायसराय कैनिंग के द्वारा जनवरी 1857 में वायसराय कैनिंग के द्वारा जनवरी 1857 में एक नई बंदूक लॉन्च की गई। और इस बंदूक की अगर हम बात करें तो इस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल। और ये जो न्यू एनफील्ड राइफल है, इसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया। पहले क्या होता था, जब सेना लड़ने जाती थी ना, तो बारूद अपने साथ लेकर जाना पड़ता था, और बारूद लेकर जाने के बाद फिर उसे बंदूक में फिल करना पड़ता था। अब संख्या मतलब मात्रा कितनी डालनी है वो निर्धारित नहीं हो पाती थी। तब ब्राउन बेस बंदूक हुआ करती थी। तो ब्राउन बेस बंदूक से ज्यादा दुर्घटनाएं भी हो रही थी सैनिकों
को मात्रा का पता नहीं चल रहा था बारूद के कि कितना डालना है, तो ज्यादा तो कई बार बंदूक हाथ में फट जाती थी। तो ऐसी स्थिति में नई बंदूक लॉन्च की गई जिसे कहा गया है न्यू एनफील्ड राइफल। ठीक है सर। इसमें क्या था, ये मान लीजिए इतनी बड़ी बंदूक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अब इसमें जो बारूद है, इस बारूद को यानी कारतूस में भरा जाता था। सपोज करो कि ये कारतूस, इसके अंदर बारूद है। अब बारूद को सील करने के लिए इसके ऊपर एक प्रकार से अगर आप देखें तो चर्बी का प्रयोग किया जाता था, और इस चर्बी में गाय व सुअर की चर्बी थी। अब ये दिया गया सैनिकों को कि लो साहब नई बंदूक लाएं आप लोगों के लिए, इस नए बंदूक का प्रयोग करो। अब ये जो सपोज करो कि ये कारतूस है और यहाँ ऊपर सील पैक करने के लिए गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, तो जैसे ही ये बात सैनिकों को पता चली कि इसको दांत से काटना है और फिर इस बंदूक में फिल करना है। तो कल मैंने बताया था आपको कि राजपूत थे, ब्राह्मण थे और मुस्लिम भी थे। अब गाय का मांस यदि किसी हिंदू के मुंह में जा रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम है, वो भी कब? 1857 के दौरान। तो गाय और सुअर मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम। तो ऐसी स्थिति में गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से सैनिकों ने मना कर दिया। और इन सैनिकों की अगर बात करें तो 34वीं रेजिमेंट, ये भी याद रखिएगा, 34वीं रेजिमेंट का एक जवान था मंगल पांडे। और ये जो 34वीं रेजिमेंट का जवान था मंगल पांडे, ये बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी में नियुक्त था। तो 34वीं रेजिमेंट के जवान मंगल पांडे ने इस चर्बी वाली कारतूसों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। और मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया साहब। तो मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया? 29 मार्च 1857 को। कहां किया? बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी में। इसने क्या किया, दो अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। एक लेफ्टिनेंट बाग और एक सार्जेंट ह्यूसन। इन दोनों पर मंगल पांडे के द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग जो था ये मारा गया। मंगल पांडे वहां से निकल जाते हैं। फिर मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती। तो यहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई है। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा समझाना था, इसलिए मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक छावनियां थी, जैसे बंगाल में दमदम है, बहरामपुर है, बैरकपुर है। कैनिंग के द्वारा नई बंदूक लॉन्च की गई, बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। पहले बंदूक जो थी उसका नाम था ब्राउन बेस। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया है। और चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की अगर बात करें, इसमें गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और मंगल पांडे ने अपने दो अंग्रेज अधिकारी बाग और ह्यूसन के ऊपर गोली चला दी, जिसमें एक मारा गया और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। आगे क्या हुआ अब देखो साहब, अब विद्रोह बढ़ रहा है।
10 मई को विद्रोही जो थे मेरठ पहुंच जाते हैं और मेरठ में कदम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह होता है। अब आप कहानी के रूप में भी चलेगा, ये थोड़ा मुझे समझाना था। 10 मई को मेरठ में विद्रोह, और यहां मेरठ में विद्रोह का अगर हम बात करें तो नेतृत्व जो किया, ये किया गया है कदम सिंह के द्वारा, याद रख लीजिएगा। विद्रोही पैदल चलकर गए, ऐसे याद कर सकते हैं। 11 मई को विद्रोही पहुंचे अब दिल्ली। देखो, हम पढ़ते हैं, एरिनपुरा के जवानों ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब बात करें तो आपको पता चलेगा कि विद्रोही जो थे सीधे पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, एक्चुअल में दिल्ली में क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जनरल विलोबी, ध्यान रखना। और ये जनरल विलोबी जो था, ये शस्त्रागार का प्रमुख था। तो जब विद्रोही दिल्ली में पहुंचते हैं, तो दिल्ली पर जब धावा बोलते हैं, तो शस्त्रागार पर अधिकार कर लेते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं बहादुर शाह जफर के पास। मेरठ से दिल्ली, देखो मेरठ ये रहा। मेरठ में मैंने आपको बताया कि 10 मई, और दिल्ली पहुंच रहे हैं 11 मई। अब पहुंचे साहब, बहादुर शाह जफर ने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहादुर शाह जफर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं किसी को भेजता हूं। तो बहादुर शाह जफर के कहने पर दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्त खान। देखो, दिल्ली और लखनऊ, ध्यान रखना, 1857 के विद्रोह के दौरान दो ऐसे प्रमुख केंद्र थे जो अंग्रेजों के गढ़ थे। और यहां पर 18वीं शताब्दी से पूर्वार्ध का शासन एक प्रकार से विद्रोहियों ने शुरू किया। तो थोड़ा सा मैं आपको बहादुर शाह जफर के बारे में बता देता हूं कि बहादुर शाह जफर जो थे, ये जफर के नाम से कविताएं लिखा करते थे। और बहादुर शाह जफर के एक बेटे का नाम मैं लिखता हूं बोर्ड पर, आप देखना। देखिए, ये तो याद रखना, शस्त्रागार पर जनरल विलोबी था, वो भी लिख देता हूं। और थोड़ा सा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह, जो कि जफर के नाम से कविताएं लिखा करते थे, और इनका उपनाम जो था वो था जफर। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था मिर्जा मुगल और एक का नाम था मिर्जा सुल्तान। और इनका एक पोता था मिर्जा अबू बक्र। मान लीजिए किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले, वैसे स्लाइड में होगा। जब 1857 का विद्रोह दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में बहादुर शाह जफर के कहने पर बख्त खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया, तब अंग्रेजों को लगा कि दिल्ली उनके हाथ से निकल गई। दो अंग्रेज अधिकारी थे दिल्ली में, एक तो था निकोलसन और एक था हडसन। तो निकोलसन विद्रोह के दौरान निकल लिया। तो याद रखना, दिल्ली में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया, तो निकोलसन। और हडसन की हड़क गई। और हडसन ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया, और इनके सामने इनके दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान तथा इनके पोते की हत्या कर दी गई। इन्हें बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। इनका जो शेष जीवन था वो रंगून में बीता है साहब। 1862 में बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान का ऐसा बदनसीब बादशाह था जिसे अपने मुल्क में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। और आपने
विख्यात लेखक मिर्जा गालिब का नाम सुना होगा। मिर्जा गालिब इन्हीं के काल में हुए हैं। तो दिल्ली में विद्रोह की बात करें तो कुछ इस तरह से है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ, कल की क्लास में मैंने समझाया था कि अवध जो है, उस अवध की राजधानी है लखनऊ। और अवध के जो नवाब थे, उस अवध के नवाब पर आउटरम की रिपोर्ट पर आरोप लगाया गया था कुशासन का, और कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलय कर लिया गया था। पढ़ा चुका हूं मैं पिछली क्लास में। अब जब अवध के नवाब को वहां से निष्कासित कर दिया गया तो अवध की जनता पूरी की पूरी नवाब के साथ थी। जनता विरोध कर रही थी, कुछ जमींदार वर्ग भी विरोध कर रहे थे, कुछ व्यापारी भी विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार नहीं मानी। तब जाकर बेगम हजरत महल के द्वारा अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। अब जैसे ही बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया, अंग्रेजी सरकार का दिमाग सरक गया। अवध में जब कुशासन का आरोप लगाया गया था तो एक व्यक्ति अपॉइंट किया गया था, हेनरी लॉरेंस। ध्यान रखिएगा, हेनरी लॉरेंस। जब अवध के नवाब को निष्कासित कर दिया गया था तो उनके स्थान पर एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। और जब बेगम हजरत महल ने 4 जून, ये भी ध्यान रखिएगा, 4 जून 1857 को विद्रोह किया, तो इस विद्रोह के दौरान ये हेनरी लॉरेंस मारा गया। कहां कौन मारा गया? दिल्ली में निकोलसन मारा गया है, ध्यान रखिएगा। अवध में ध्यान रखिएगा हेनरी लॉरेंस मारा गया। तब अंग्रेजी सरकार ने मार्च 1858 को, देखो जून में विद्रोह हो रहा है 57 में, और मार्च 1858, लगभग लगभग अगर देखें तो 10 महीने तक विद्रोह का नेतृत्व किया है, और बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। और इन्हें एक प्रकार से महक परी के नाम से भी जाना जाता है। कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी आया अगला। कैंपबेल ने कहा बेगम साहिबा को संधि कर लो। बेगम साहिबा ने संधि नहीं की, और संधि करने के स्थान पर सोचा कि क्यों ना मैं ये जगह ही छोड़ दूं। और ये बेगम साहिबा जो थी वो चली गई नेपाल। और लास्ट में ध्यान रखिएगा, कैंपबेल के द्वारा लखनऊ पर अधिकार कर लिया गया। तो 2 जगह हो चुकी है, एक दिल्ली और एक लखनऊ। आगे चलते हैं। नाना साहेब, देखो, कानपुर में विद्रोह किया है नाना साहिब ने। थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। अंतिम पेशवा मान लीजिए एक प्रकार से बाजीराव द्वितीय, और इनको कुछ पेंशन दे दी गई। आगे चलकर इनके दत्तक पुत्र हुए, और दत्तक पुत्र की पेंशन बंद कर दी गई, और वो दत्तक पुत्र एक प्रकार से नाना साहिब के नाम से जाने गए। और नाना साहिब को कहा गया है, एक प्रकार से एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, धोंदू पंत। अब नाना साहिब जो थे इनके काल में, अच्छा, इनके साथ एक और व्यक्ति याद रखिएगा, तात्या टोपे इनके साथ में है। और तात्या टोपे का भी मूल नाम कई बार पूछा गया है। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अब नाना साहिब कानपुर में है, ये तो सब पढ़कर जाएंगे, लेकिन साहब फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से अगर देखें तो आपसे प्रश्न बनता है कि सती चोरी घटना किसके काल में? कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा इल्जाम लगाया गया नाना साहिब पर कि नाना साहिब ने कुछ अंग्रेज
लोगों की हत्या की सती चौरा नामक स्थान पर, जिसमें महिलाएं भी थी और वो मारे गए, और इस घटना को नाम दिया गया है सती चौरा घटना। लेकिन एक अंग्रेज महिला नहीं, जिसका नाम था हार्ट स्टेट, याद रखिएगा, एक अंग्रेज महिला जिनका नाम था हार्ट स्टेट, इन्होंने ही गवाही दी है कि नहीं साहब, नाना साहिब ने तो 108 अंग्रेजों की जान बचाई थी। लेकिन अंग्रेज माने नहीं, और नाना साहिब के खिलाफ एक प्रकार से देखें तो अंग्रेज सेना लेकर पहुंच जाते हैं। तो कानपुर में नाना साहिब विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, और दिसंबर 1857 तक आते आते हैवलेक और कैंपवेल के द्वारा कानपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। तो कानपुर में नाना साहिब, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे कानपुर में नाना साहिब, एक घटना और घटी है सती चौरा। आगे देखो, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे की अगर बात करें तो गुरिल्ला पद्धति से युद्ध कर रहे हैं। मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कानपुर में और झांसी दोनों जगह संघर्ष किया। याद रखिएगा, तात्या टोपे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी आपको दिख जाएंगे, और कानपुर में नाना साहिब के साथ भी दिख जाएंगे। लेकिन सिंधिया के एक सामंत जिनका नाम था मानसिंह ने धोखे से तात्या टोपे को गिरफ्तार करा दिया, और आगे चलकर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी की सजा दे दी गई। तो तात्या टोपे हो गए, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया। अब चलते हैं झांसी। झांसी की बात करें तो झांसी में शासक के रूप में थे गंगाधर राव, ठीक है। गंगाधर राव के पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। क्यों मान दिया? क्योंकि ये एक प्रकार से दत्तक पुत्र थे। और कल मैंने बताया था, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बघाटपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर का विलय किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति के तहत। तो गोद निषेध नीति के तहत विलय कर लिया गया। लेकिन गंगाधर राव की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं साहब, मैं तो दामोदर राव को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रही हूं, और रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया। इन्हें मणिकर्णिका और कहा जाए तो महल परी के नाम से भी जाना जाता है। दो फैक्ट आपको ये याद रखने की आवश्यकता। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से के साथ संघर्ष किया, लेकिन 23 मार्च 1858 को जनरल ह्यूरोज, ये भी नाम आपको याद रखना है, जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में सेना आई, और ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया। और ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सोती हुई महिलाओं में ये अकेली जागृत मर्द थी। अब झांसी से निकलती हैं लक्ष्मीबाई कालपी। झांसी, झांसी से गए कालपी, और कालपी से फिर ग्वालियर। ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में लड़ते समय रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, और झांसी एक प्रकार से वापस अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। तो ग्वालियर एक शब्द आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे चलते, अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार, वर्तमान बिहार में एक जगह है जिसे आप कह रहे हैं आरा, ठीक है। यही आरा पहले शाहाबाद कहलाता था, और यहां एक जगह है जिसका नाम है जगदीशपुर। तो बिहार में जगदीशपुर एक जगह है, और वहां के एक व्यक्ति थे जमींदार वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह के साथ इनके भाई थे, उनका नाम था अमर सिंह। इन दोनों ने विद्रोह किया। विद्रोह किया तो आमने सामने हो रहे हैं।
आमने सामने हो रहे हैं, तो कुंवर सिंह की बाह में या हाथ में गोली लग गई। 80 साल के थे साहब, सोच लीजिए आप। अंग्रेज सामने, तो वैसी स्थिति में कुंवर सिंह ने अपना हाथ काटकर गंगा नदी को ही दे दिया और कहा अंग्रेजों को, आ जाओ हिम्मत है तो। आगे चलकर विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबा दिया। तो बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। सभी को नमस्कार। इलाहाबाद, इलाहाबाद में ध्यान रखिएगा, लियाकत अली थे। इलाहाबाद लियाकत अली। बरेली, बरेली में खान बहादुर नेतृत्व करने वाले। उड़ीसा उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही। असम में याद रखिएगा मनीराम दत्ता। गोरखपुर की अगर बात करें तो गैसे गोरखपुर, गैसे गजाधर कुंवर। तो ये है स्थान और ये है नेतृत्वकर्ता। एक नई बात बताता हूं, शायद पूछ ले एग्जाम में। लखनऊ में विद्रोह के दौरान एक नाम और देखने को मिलता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, इनका एक अन्य नाम मिलता है, वो याद करके जाना है, डंका शाह। यह भी प्रश्न बना नहीं है, हो सकता है प्रश्न बन जाए कि डंका शाह के नाम से कौन जाने जाते थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। और लखनऊ में बेगम हजरत महल का सपोर्ट किया था इन्होंने। एक्चुअल में इनको डंका शाह इसलिए कहते थे, एक तो बहुत इनको लोग समझते थे कि ये चमत्कारी व्यक्ति हैं। इनके भाषणों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था और ये जहां जहां जाते थे ना, तो पालकी में जाते थे। और पालकी में जाते थे तो अपने आगे एक ढोल जैसा कुछ लेकर जाते थे और उसको बजवाते थे। तो डंका बज रहा है, तो इसलिए इनको कहा जाता था डंका शाह। तो मौलवी अहमद शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। ये स्थान है, ये नेतृत्व करता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते। 1857 का विद्रोह लगभग 15 महीनों तक चला साहब। 1857 के विद्रोह के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। मैं लिख के बताता हूं, देखिए। अगर मैं विद्रोह के परिणाम की बात करूं, तो सिंपल सी बात, दो चार पॉइंट आपको सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहला, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। भारत पर भारत पर ब्रिटिश संसद, ताज कह लीजिए या कह लीजिए महारानी, का शासन शुरू। फिर अगर बात करें, तीसरा पॉइंट, कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और वायसराय भी गवर्नर जनरल था कैनिंग, और वायसराय भी बना कौन? कैनिंग। गवर्नर जनरल कंपनी की तरफ से और वायसराय एक प्रकार से अगर देखें तो अब प्रिंसली स्टेट से भी बात करेगा, कंपनी की तरफ से भी रहेगा, ठीक है। तो कैनिंग बना। फिर पील कमीशन का गठन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पील कमीशन का गठन क्यों किया गया? बोले साहब हम सेना का पुनर्गठन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
और सेना का पुनर्गठन करने के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। बोले साहब सेना का पुनर्गठन क्यों करेंगे, क्या कारण है? पुनर्गठन क्यों करेंगे, क्या कारण है? तो मैंने बताया था कि सैन्य अनुपात जो कि पहले भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का था, वो था 5:1। 1857 के विद्रोह से पहले अगर मान लीजिए एक यूरोपीय सैनिक थे तो 5 भारतीय सैनिक थे। तो सेना का पुनर्गठन करने के लिए एक पील कमीशन का गठन किया गया और पील कमीशन के आधार पर कहा गया कि बोले साहब अब ये सैन्य अनुपात जो है ये चेंज करेंगे तो भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो रहेगा वो रहेगा 2:1। याद रहेगा, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, भारत पर ब्रिटिश संसद ताज या महारानी का शासन शुरू हुआ, भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। एक पील कमीशन का गठन हुआ जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो भारतीय सैनिकों की संख्या है उसे कम करना, क्योंकि पहले विद्रोह हो गया यानी 1857 का, और इससे पहले भी हो चुके हैं साहब कई विद्रोह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक सबसे बड़ी चीज और मैं आपको बता दूं, ये याद रखना कि 1 नवंबर 1858 को, इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर से कई चीजें हैं। 1 नवंबर 1956, ठीक है, तो 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी का दरबार आयोजित किया गया और इस मिंटो पार्क में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया। और ये जो घोषणा पत्र पढ़ा गया ये वायसराय कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। वायसराय शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि इससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया कि जाति, भाषा, धर्म और लिंग के आधार पर, जाति, धर्म, रंग, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और दूसरी बात कही गई कि अब देशी रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा। मैं समझा चुका हूं आपको कि पहले देशी रियासतों का विलय होता था। तो महारानी का घोषणा पत्र कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। और एक भारत सचिव का नया पद बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब भारत सचिव का पद बनाया गया, तो आप बताएंगे 1857 के विद्रोह के बाद भारत सचिव का पद बनाया गया। तो थोड़ा सा अब सारांश की तरफ देखें तो मैंने आपको बताया कि मेरठ मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे कदम सिंह। दिल्ली में बहादुर शाह, लेकिन बहादुर शाह जफर के कहने पर बख्त खां। लखनऊ लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, आगे दमनकर्ताओं के नाम भी हैं। बरेली बरेली की बात करें तो खान बहादुर। झांसी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, हीरोज। फिर कानपुर कानपुर में नाना साहिब और तात्या टोपे। इसके अलावा देखें तो इलाहाबाद में लियाकत अली, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके बाद अगर देखें तो जगदीशपुर, इनकी भी मैंने कहानी बताई। कुंवर सिंह और इनके साथ थे इनके भाई अमर सिंह। ग्वालियर में तात्या टोपे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। और रुहेलखंड एक प्रकार से खान बहादुर। अब आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व मुख्य रूप से किसके हाथों में था? बहादुर शाह जफर, बख्त खां, मिर्जा मुगल या लियाकत अली? तो आंसर होगा बख्त खां। सैन्य नेतृत्व ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करूं तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने किस पुत्र को अवध का नवाब घोषित किया था? नाना साहिब, धोंदू पंत, बिरजिस कादिर या अमर सिंह? तो आंसर होगा बिरजिस कादिर। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया भी। नेक्स्ट प्रश्न,
कानपुर में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया? कानपुर, फटाफट से जवाब दीजिए। निकलसन निकल गया था, और जनरल ह्यूरोज जो था वो मैंने आपको बताया था कि झांसी तो हैवलेक और कैंपवेल। चाहें तो इस चार्ट को भी देख ले, ये देखिए, कानपुर, कैंपवेल। याद रखना कैसे कानपुर और कैसे कैंपवेल। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के किस नेता का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। शिवपुरी में मैंने अभी बताया आपको कि इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध संघर्ष करने वाले उस अंग्रेज जनरल का नाम बताइए जिसमें जिसने उन्हें विद्रोहियों में अकेली मर्द कहा था। मैंने कहा था कि जनरल ह्यूरोज जो था, जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 के विद्रोह के दौरान अकेली मर्द थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। अगली बात करें तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 80 वर्षीय कुंवर सिंह का दमन, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। अंग्रेज भी पूछ लेता है और मैच कराने को भी दे देता है, ध्यान रख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ देखें तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन में क्या प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन हुआ? मुगल शासन की पुनर्स्थापना हुई? नहीं साहब, ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? बिल्कुल सही बात है। और सीधा ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के किस स्थान पर पढ़ा गया था? तो आप बताएंगे मिंटो पार्क में। 9वें प्रश्न को देखें, सती चोरा घटना, इस पर भी मैंने चर्चा की थी, और 15 जुलाई 1857 की है। इससे जोड़ा जाता है, नाना साहिब से जोड़ा जाता है, और नाना साहिब जो थे ये कानपुर से थे। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? तो आउटरम साहब का नाम आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वीडी सावरकर कह नहीं सकते, सीले नहीं, आउटरम। ठीक है। तात्या टोपे को किस सामंत के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया? तो बताएंगे मान सिंह। और अंतिम सवाल, 1857 के स्वरूप के विषय में किस विद्वान का यह मत था कि यह जो धर्म के लिए शुरू हुआ तथा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया? तो स्वतंत्रता, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर साहब ने इसकी बात की है। तो आज की हमारी कक्षा यहीं तक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।